हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम आपके बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो विद्यार्थी 2026 में देने वाले हैं उसके लिए हिंदी अध्याय 1 बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हुए हैं, है ना। अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड इंटर 2026 की परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड और नए-नए वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हुए आज हम हिंदी गद्य खंड अध्याय 1, जिस चैप्टर का नाम बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। चलिए दोस्त, बिना समय गवाए हुए अब इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी नावार सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आपको पता होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है ना। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं, तो वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जून 1844 ईस्वी, ऑप्शन बी 23 जून 1845 ईस्वी, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 ईस्वी। आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए आर्यवर्त, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप। प्रदीप नामक पत्रिका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि वाक शक्ति के अभाव में सृष्टि कैसी प्रतीत होती? अगर वाक शक्ति के अभाव होती तो सृष्टि कैसी प्रतीत होती? ऑप्शन ए लंगड़ी, ऑप्शन बी गूंगी, ऑप्शन सी अंधी, ऑप्शन डी बहरी। अगर वाक शक्ति का अभाव होता तो ये सृष्टि कैसी होती? ये सृष्टि गूंगी होती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपको पता होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए नरम था, ऑप्शन बी उग्र था, ऑप्शन सी शांत था, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं था। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था? तो बालकृष्ण भट्ट जो स्वभाव के कैसे व्यक्ति थे? तो उग्र व्यक्ति थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी एडिसन के, ऑप्शन डी स्टील के। यानी कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो इस प्रश्न के सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। 16 वर्ष के बाद रॉबिन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से क्या सुनी थी? एक बात सुनी थी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन का, ऑप्शन बी बेन जॉनसन का, ऑप्शन सी मिल्टन का, ऑप्शन डी
स्पेंसर का, यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, या किसका मत है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इस प्रश्न का सही आंसर होगा एडिशन, यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, या किसका मत है? तो यह एडिशन का मत है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है? तो ए एडिसन ने, ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने, ऑप्शन सी स्पेंसर ने, ऑप्शन डी मिल्टन ने। यानी कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बात किसने बोला था? ये बात बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1914, ऑप्शन बी 10 जून 1912, ऑप्शन सी 15 मार्च 1910, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1915। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे तो ये सारी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताते रहिए। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई 1914। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, है ना। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से छप रहे होंगे, और आप एग्जाम में ये सारी प्रश्न करके जाएंगे तो काफी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, है ना। ऑप्शन ए देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी सैनी प्रसाद भट्ट। तो आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या था? पर इनकी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रहसन का नाम क्या था? ऑप्शन ए जैसा काम वैसा प्रेरणा, ऑप्शन बी नई सैनी का विषय, ऑप्शन सी आचार विडंबन। ये तीनों, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचित है ये प्रहसन, उसका नाम क्या था? तो ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए महिला आंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान, है ना। 100 अजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, है ना। किसने भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, कहाँ था? वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी, है ना। वाराणसी, मथुरा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? यानी कि मनुष्य की जो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? एक विद्वानपूर्णता की बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी भीड़ से बात करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आपको पता होगा कि मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है
अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ हुआ, यानी कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से निकलना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1877। और ये जो प्रश्न है ये गलत है ना, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 से निकलना प्रारंभ हुआ। चलिए इसी के साथ अगला है संयुक्त का स्वयंवर किसकी रचना है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। यानी संयुक्ता ईश्वर किनकी रचना है। तो आपको पता होगा कि संयुक्ता ईश्वर जो है ये किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास जी की है ना? किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। कहानी, कविता, नाटक या ललित निबंध। आपसे पूछा जाए कि बताइए बातचीत जो है किस विधा की रचना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। बातचीत किस विधा की रचना है, तो ये ललित निबंध है। इसी के साथ अगला प्रश्न है पद्मावती नाटक के रचनाकार कौन है ना। पद्मावती जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए जयासी है, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन सी निराला है, ऑप्शन डी दिनकर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जो ये पद्मावती जो नाटक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कितने लोगों के बीच की की बातचीत राम रमल हो कहलाती है। मतलब कितने लोगों के बीच की बात राम रमल कहलाती है। 2, 3, 4 या 4 से अधिक। कितने लोगों की बात राम रमल कहलाती है। तो 4 से अधिक लोगों की बात क्या कहलाती है, राम रमल कहलाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। अशिक्षित लोगों की बात क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हंसी मजाक, ऑप्शन बी गपशप, ऑप्शन सी बदकही, ऑप्शन डी शास्त्रार्थ। यानी कि जो अशिक्षित लोगों की बातचीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बदकही। उसको क्या बोलते हैं, बदकही। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है ना। आपको जरूर पता होगा और आप इन सबको प्रश्नों का उत्तर कमेंट में देते रहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, है ना। तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। तो आपको पता होगा कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे। ऑप्शन है 100, बी में है 100 के आसपास, सी 500 या डी 800। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा 1000 के आसपास। बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे, तो 1000 के आसपास। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को क्या कहा है ना। ए साहित्य का एडिशन, हिंदी का स्टील, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को क्या कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य का एडिशन भी कहा है और स्टील भी कहा है। ये दोनों कहा है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति शब्द कौन सा लिंग है। यानी कि जो शक्ति शब्द है ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो जो शक्ति जो शब्द है वो कौन सा लिंग है, तो वो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बातचीत करने का हुनर किनके पास है। बातचीत करने का हुनर किनके पास है। अमेरिका वासियों के पास, यूरोप के लोगों के पास, चीनियों के, भारतीयों के। तो बातचीत करने का हुनर किसके पास है। तो ये बातचीत करने का हुनर जो है ये यूरोप वासियों के पास है। किसके पास है, यूरोप वासियों के पास। तो यूरोप के लोगों के पास। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न होगा हमारे अनुसार। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के एक प्रमुख कवि हैं।
आशा है मेरे दोस्त कि ये सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होंगे। अगर कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पे तब